हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं भाई कृषि प्रशिक्षक और एलएसए जो पशुधन सहायक के लिए भर्ती है। भाई 13 जून को आपका पेपर होने वाला है और कृषि प्रशिक्षक की भर्ती भी 2026 में है। तो अपने आज से ही अपन जैसे कि प्ले लिस्ट बन रही है, लेकिन आज अपन 50 सवाल करने वाले हैं, वो भी राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके में राजस्थान भूगोल हो गया, राजस्थान की हिस्ट्री होगी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर होगी। तो तीनों ही सब्जेक्ट को आज कवर करेंगे। इसके साथ पॉलिटी भी होगी और करंट अफेयर्स के भी सवाल होंगे। तो बहुत ही शानदार पूरी परिपूर्ण क्लास रहेगी। तो आज नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास रहेगी, तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और बहुत ही ताबड़तोड़ क्लास रहेगी। तो तमाम विद्यार्थी पहले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको भाई एक शानदार भाई जानकारी बता दूं, तो भाई जिस भाई चैनल ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे और रेगुलर पढ़ना चाहे, अपने साथ भाई जुड़ना चाहे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रेगुलर अपनी क्लास ले रही है जो पशुधन सहायक और कृषि प्रशिक्षक के लिए, तो आप रेगुलर क्लास में जुड़ जाओ और बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के माध्यम से आपकी क्लास चल रही है। तो आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ा करें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शानदार भाई मोटिवेशनल कोट्स के साथ आपकी पढ़ाई पहले क्वेश्चन की ओर शुरू कर देंगे। बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला आज का सेशन। तो क्या बताया जा रहा है आज का मोटिवेशन कि प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जो अनिवार्य बिंदु को लगातार देखता है और बाकी सबको अनावश्यक मानकर छोड़ देता है। मतलब आपका जो फोकस बिंदु रहता है उस पर टारगेट करना चाहिए, बाकी सबको अनावश्यक मानकर छोड़ देना चाहिए। मतलब दूसरों को इग्नोर करना देना चाहिए, अपने केवल पढ़ाई से मकसद रखना चाहिए और पढ़ाई को प्रति आपको लीन हो जाना चाहिए। तो अब पहले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस पहले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, तमाम विद्यार्थी पहले क्वेश्चन की ओर देख लेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया होगा। भाई बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी सम्मिलित है। भाई आंतरिक प्रवाह वाली नदी के अंदर कौन सी सम्मिलित सही है, ये आपको बताना। भाई ऑप्शन नंबर देख लो और राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देख के बताओ क्या राइट होगा, जल्दी से देख के बता दो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कांकेन, साबी और रूपारेल, सी ऑप्शन को राइट कर देंगे। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन कौन सी है, तो कांकेन है, साबी है और रूपारेल है। ये तीनों ही सही है जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में सही युग्म है। भाई सही युग्म बताना था और आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल भी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में किस जलवायु में शामिल है। थॉर्नवेट के अनुसार बताना। भाई राजस्थान की दक्षिणी और पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी मतलब बांसवाड़ा से लेकर धौलपुर तक, इस इलाके के बारे में आपको पूछ रहा है, वो भी जलवायु खंड के बारे में, वो भी थॉर्नवेट के अनुसार। तो थॉर्नवेट, त्रिवार्थी और जो अपने कोपेन, उनके द्वारा जलवायु खंड दिए गए अलग अलग प्रकार से, उसमें से आपको थॉर्नवेट के बारे में बताना। भाई जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक करेंगे। सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि मैं आपका कमेंट जरूर जो भी सही बताएगा उसका कमेंट का रिप्लाई दूंगा और उनको और भी मतलब जानकारी के साथ मोटिवेट करूंगा। तो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, ताकि आपका सही आंसर कौन बताता है मेरे को पता लग सके। तो आप दूसरे का राइट बता दो। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देंगे। CAW हो जाएगा, CAW होगा। भाई गलत नहीं बताएंगे, CAW हो जाएगा। जो दक्षिणी और जैसे कि बांसवाड़ा से धौलपुर का इलाका रहता है, यहाँ के जो जितने भी जिले रहते हैं वो थॉर्नवेट के अनुसार इस जलवायु खंड के अंदर आते हैं, CAW के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त। बाकी सभी भी आपको ध्यान में रखना है। जलवायु खंड के तीनों ही आपको ध्यान में रखना है, कोपेन के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार और त्रिवार्थी के अनुसार। सभी जलवायु खंड कहाँ कहाँ पर है राजस्थान में, प्रत्येक जिला आपको आना चाहिए। इसका सवाल बहुत ही शानदार और जबरदस्त बनता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने वाला सवाल इनसे ही बनता है और इनसे विद्यार्थी कई बार गलत करके आता है क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। भाई ध्यानपूर्वक देख लेना। अब तीसरा प्रश्न आ गया कि राजस्थान में जलवायु क्षेत्र में एरिडीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है। भाई एरिडीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है, एरिडीसोल मृदा कहाँ पाई जाएगी। एरिडीसोल मृदा पूछिए, आपको गलत नहीं बताएंगे। एरिडीसोल का मतलब होता है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा कहाँ आती है, शुष्क क्षेत्र में होगी, जहाँ जल नहीं होगा, जहाँ पानी की कमी होगी, जहाँ वनस्पति भी कम होगी, वहाँ जैसे कि जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया और जोधपुर का
थोड़ा शुष्क क्षेत्र में आ जाता है, और बाकी ये बीकानेर के आसपास की जिले रहते हैं जो एयरडी सोल के अंदर आते हैं भाई, ये ध्यान में रखना है। मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः जैसलमेर आएगा एयरडी सोल के अंदर, जो ईआरडी क्षेत्र रहता है, ईआरडी BHSW हो जाएगा भाई इसका जो कॉपेन के अनुसार। और अब 4थे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 4था सवाल क्या कह रहा है भाई, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में उप उष्ण पर्वतीय वन कहां पर पाए जाते हैं? उप उष्ण पर्वतीय वन कहां पर पाए जाते हैं? 4थे का राइट बताएंगे। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल है भाई। पर्वतीय वन आपको ध्यान में रखना है भाई, उप उष्ण पर्वतीय वन जो पर्वत के इलाकों में पाए जाते हैं, जो पर्वतीय वन कहलाते हैं, और वो भी उप उष्ण के बताना है। वो वैसे तो आपको पता लग गया होगा कि सबसे ज़्यादा भाई पहाड़ पर पर्वत कहाँ पर है, तो सिरोही जिले में, तो सिरोही इसका राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई, फर्स्ट को राइट करेंगे कि उप उष्ण पर्वतीय वन राजस्थान के सिरोही जिले में पाए जाते हैं। ध्यानपूर्वक आज ही रट लेंगे भाई प्रश्न को क्लास के साथ ही। आज आपका ऐसा क्लास रहने वाली है जैसे आप एक बार क्वेश्चन देख लिया ना तो आपको बार बार देखने की आवश्यकता होगी नहीं। इस क्लास के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन आज याद हो जाएंगे, आज याद हो जाएंगे, और आपको एग्जाम के अंदर हुबहू सपने को छपेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज ही आपको इस क्लास के अंदर देखने के बाद आपको पूरी क्लास मतलब दिमाग में सब छप जानी चाहिए और प्रत्येक सवाल आपको याद हो जाना चाहिए। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 5वां सवाल आज की क्लास का भाई आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर बताओ, जल्दी से देख के आंसर बताओ कि राजस्थान में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है भाई? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है ये आपको बताना भाई, जल्दी से देख के बताओ। तमाम विद्यार्थी 5वें का राइट बताओ। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां है, कौन से जिले में हो जाएगा भाई? जल्दी से देख के बताओ भाई, सही आंसर को राइट मारो। तो ऑप्शन नंबर होगा भाई बी ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ और लगभग कुंभलगढ़ राजसमंद के आसपास का जो अभ्यारण्य है, जो कुंभलगढ़ राजसमंद के चित्तौड़ के आसपास का, जो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। 6 का राइट बता दो भाई, 6 का राइट बताओ। तो बी ऑप्शन राइट होगा, ब्यावर हो जाएगा भाई। सूती वस्त्र सबसे पहले ब्यावर के अंदर राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल लगी थी भाई। और वस्त्र नगरी की कहाँ पर है भाई? वस्त्र नगरी कहाँ है, टेक्सटाइल सिटी कहाँ है, ये आपको बता देना भाई। तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। सबसे ज़्यादा वस्त्र नगरी, वस्त्र के जो भी जितने काम रहते हैं, सूती वस्त्र वगैरह जितने भी वस्त्र के सबसे ज़्यादा काम रहते हैं वो भीलवाड़ा जिले में रहते हैं। कौन से जिला हो गया? भीलवाड़ा हो गया। और कोटा को तो एजुकेशन नगरी मतलब शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। और ब्यावर में प्रथम सूती वस्त्र की मिल है। और पाली के अंदर सबसे ज़्यादा रंगाई सफाई का कार्य होता है भाई। पाली के अंदर लूनी नदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है भाई, प्रदूषित से। अब अगला सवाल क्या कह रहा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल किस्म से सही सम्मिलित नहीं है भाई? सही सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना भाई। 7वें का राइट बता दो, मतलब कौन सी फसल की कौन सी किस्म सही सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन देखना है और राइट आंसर बताना भाई, कौन सी किस्म किससे सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं की कोहिनूर तो होगी भाई, बाजरा की RCB भी होती है भाई, RCB 57 होगी, RCB 70 हो जाती है। अलग अलग RCB की किस्में रहती है। तो RCB बाजरे की रहती है और मक्का की है माई कंचन, माई धवल, ये मक्का की हो जाती है। लेकिन कपास की सोनालिका नहीं है। डी ऑप्शन को राइट करेंगे क्योंकि सोनालिका तो भाई गेहूं की है। सोनालिका किसकी है? गेहूं की है, कपास की नहीं है। ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे, ध्यान में रखेंगे। कपास ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन। अच्छा सवाल था, कृषि से संबंधित सवाल था। सारे टॉपिक आपके कवर होंगे इसी क्लास के माध्यम से, क्योंकि अपनी क्लास आज ऐसे नहीं है कि भाई एक टॉपिक से सवाल ले रहे हैं। सारे टॉपिक जितने भी राजस्थान के टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग अपनी क्लास रह रही है। और उसमें भी आपको राजस्थान का भूगोल भी है, राजस्थान की हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, और पॉलिटी भी है, और करंट अफेयर्स भी है। मतलब राजस्थान की ऑल एंड वन, मतलब सारे सब्जेक्ट इसी क्लास में कवर होंगे। क्योंकि आपको प्रत्येक एग्जाम में 1-2 करंट का सवाल आ जाता है, पॉलिटी का भी 1-2 जनरल सवाल पूछ लेते हैं कि राजस्थान में राज्यपाल की कुल कितनी, मतलब राज्यपाल कहाँ कहाँ का है, या राज्यपाल को शपथ कौन देता है, मुख्यमंत्री
शपथ किस कौन से अनुच्छेद में लेता है। तो इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं पॉलिटी में। तो इस प्रकार से आपको पॉलिटी भी जनरल आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक आजकल पूछ लेते हैं। तो अब 8वें का राइट बता दो। कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना मेरे को। जो भी कोई समस्या आ रही है तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना मेरे को। उसका सॉल्यूशन भी है भाई, उसका सॉल्यूशन भी है। 8वें का राइट बताएंगे भाई कि इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में भाई? इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में? अच्छा सवाल था। इंदिरा गांधी से आप कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि ये लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये सवाई माधोपुर में होगी। सवाई माधोपुर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा, सवाई माधोपुर राइट होगा भाई। 8वें का फर्स्ट को राइट करेंगे भाई। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अब 9वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा भाई? राजस्थान में पारंपरिक जल रहता है भाई, उसका संरक्षण की कौन सी विधियां हैं? कौन सी विधियां हैं जो पारंपरिक जल के अंदर रहती है, ये आपको बताना भाई। टोबा रहता है, खड़ीन या कुई? तो 90 का राइट बताओ सभी बच्चे, 90 का राइट बता दो भाई। अच्छा सवाल है, गलत नहीं बताना, क्योंकि ये तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के अंदर ये सभी आ जाते हैं। टोबा हो गया, खड़ीन हो गया, कुई होगी, ये तीनों ही आ जाते हैं। तो उपरोक्त सभी को राइट कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है ना। तो अब 10वें सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं कि राजस्थान का खान एवं भू विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मतलब खान जो खनन रहता है उसका भू विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? ये आपको बताना भाई। 10वें का राइट बताओ, गलत नहीं बताएंगे भाई। तो उदयपुर होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी और सी राइट होगा। सी राइट होगा, उदयपुर राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। अच्छा सवाल था भाई, अच्छा सवाल था। सवाल आ जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान में रख लेना भाई। कोई सवाल आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस क्लास को प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। आपको तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है भाई। कि राजस्थान में पेट्रोलियम खनन क्षेत्र जैसलमेर कहाँ पर स्थित है? मतलब जैसलमेर में कौन सा पेट्रोलियम खनन है जो जिसका खनन किया जा रहा है भाई? ये आपको बताना भाई, जैसलमेर के अंदर। तो कौन सा राइट होगा भाई? 11वें का राइट बता दो। तो कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन को राइट करते हैं। देखो सी ऑप्शन में देख लेते हैं, सी ऑप्शन में कौन कौन से? पहला भी है, दूसरा भी है और चौथा भी है, लेकिन तीसरा नहीं है, भाग्यम और शक्ति, ये नहीं है। इसको एक काट लेंगे। और ये तीनों ही जैसलमेर के, ये तीनों ही जैसलमेर के। देख लो कि तनोट डागे वाला ये भी है, बकरी वाला ये भी जैसलमेर का है, और गोटारू विस्तार ये भी है। ये तीनों ही है भाई, ये जैसलमेर के हैं। लेकिन भाग्यम शक्ति ये नहीं है, ये बाड़मेर का है। ये बाड़मेर में होता है भाग्यम शक्ति। जब सबसे ज़्यादा जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर ये तेलीय खनन का वगैरह सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, पेट्रोलियम वगैरह का। तो ये भी जिले ध्यान में रखेंगे भाई, कई बार सवाल आ जाता भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई कि हाडला तापीय विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। 12वें का राइट बता दो, 12वें का राइट बता दो भाई। राइट क्या होगा भाई? जल्दी से देख के बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा भाई कि बीकानेर में स्थित है हाडला तापीय विद्युत परियोजना। कहाँ पर है? बाड़मेर में। अरे बीकानेर होगा, सॉरी भाई, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में थोड़ी गलती हुई। बीकानेर को राइट करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको कोई भी एक भी सवाल गलत कराया जाए। तो सी को राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको राइट बता दिया भाई, राइट बता दिया, बीकानेर है इसका। बीकानेर को राइट करेंगे भाई। कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। परेशानी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना भाई, आपका सॉल्यूशन करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है भाई? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है भाई? ध्यानपूर्वक देख लो और राइट आंसर को टिक मारो। 13वें का राइट आंसर का टिक मार लो। तो 66.1% लगभग राजस्थान की साक्षरता दर है, 66.1%। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। ये 79.9% ये क्या है? ये राजस्थान की पुरुष साक्षरता है। और 52.1 क्या है? ये राजस्थान की महिला साक्षरता है। ये तमाम आपको साक्षरता ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब 14वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं
कि ग्रामीण पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था को कौन सा शामिल नहीं है भाई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रहती है, उसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है। ग्रामीण पंचायती राज त्रिस्तरीय ग्रामीण व्यवस्था में कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना आपको। राइट आंसर को टिक मारो। सभी विद्यार्थी अभी तक जो क्लास देख रहे हैं वो तमाम विद्यार्थी पूरी क्लास को देख लेंगे, क्योंकि पूरी क्लास आज अपनी इंपॉर्टेंट रहने वाली। वैसे नहीं कि आप भाई क्लास के मतलब आधी देखी और छोड़ दी, फिर बाद में आपको पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपको कहीं की परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन आपने क्वेश्चनों को एक बार देख ही लिया ना, केवल आंखों से निकाल दिया ना, तो एग्ज़ाम के अंदर 100% है कि भाई सपने वाले हैं। क्योंकि अपने भाई ऐसा नहीं है कि भाई फर्जी मटेरियल ला रहे हैं कि वैसे के भाई नॉर्मल सवाल ला रहे हैं कि कोई एग्जाम में नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप एग्जाम के अंदर देख लोगे तो राइट आंसर मतलब एग्जाम के अंदर वो इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर मतलब सवाल रहते हैं जो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही शानदार सवाल रहने वाले भाई। सौदे का राइट बताओ, सौदे का राइट बता दो, कोई परेशानी नहीं है ना भाई। तो सौदे का राइट बताओ, तो डी ऑप्शन राइट होगा। डी शामिल नहीं है क्योंकि नगर पालिका ये शामिल नहीं होता भाई। जो त्रिस्तरीय ग्रामीण व्यवस्था रहती है उनमें ये शामिल नहीं है। ग्राम पंचायत तो रहती है, पंचायत समिति रहती है, जिला परिषद भी रहती है, लेकिन नगर पालिका नहीं रहती। इस तीन को ये तो रहती है भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, जो ग्रामीण पंचायती राज रहती है, लेकिन नगर के हिसाब से ये नगर पालिका नहीं रहती भाई। तो डी को राइट कर लिया तमाम बच्चों ने। तो अब 15वें सवाल का राइट बता दें। 15वें सवाल का राइट आंसर बताना भाई। 15वां सवाल क्या आ गया भाई कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा अक्षांशीय जिला जो कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है भाई। राजस्थान का अक्षांशीय जिला जो कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। 15वें का राइट बता दो। तो ऑप्शन नंबर होगा सी ऑप्शन भरतपुर। सी ऑप्शन भरतपुर होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा भाई। अच्छा क्वेश्चन था, भरतपुर को राइट कर दो भाई। तमाम विद्यार्थी भरतपुर को राइट कर दो। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में श्रमिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कितने प्रोत्साहन राशि नकद के रूप में दी जाती है। ये करंट का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी राइट बता दो। आपको आ रहा है तो भाई राइट बता दो। तो निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में कितनी राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही राइट करेंगे, 2 लाख। 2 लाख दी जाती है भाई राशि, ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था। अब अगला सवाल क्या आ गया भाई, ये पर्यटन से संबंधित सवाल है भाई। पर्यटन वाला टॉपिक रहता है राजस्थान में कि राजस्थान में बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ भाई। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ, ये बताना आपको। जल्दी से देख के बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन को राइट करेंगे, 2015 में हुआ है। 2015 में ही हुआ है भाई, सी को राइट करेंगे भाई। अच्छा सवाल था भाई। अब 18वें सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 18वां सवाल क्या आ गया भाई, ये पंचवर्षीय योजना से सवाल है भाई कि राजस्थान में 11वीं पंचवर्षीय योजना विकास के शीर्ष पर सर्वाधिक व्यय किस प्रावधान किया गया है भाई। 11वीं पंचायती राज योजना के बारे में बताना भाई। सबसे ज़्यादा प्रावधान किस पर व्यय किया गया, सबसे ज़्यादा खर्च किस पर किया गया है, ये आपको बताना भाई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना से भी सवाल आते हैं, तो आपको तमाम पंचवर्षीय योजना भी आनी चाहिए भाई, एग्जाम में सवाल आते हैं भाई। तो डी को राइट करेंगे, ऊर्जा पर, एनर्जी पर। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो ऊर्जा रहती है, ऊर्जा पर सबसे ज़्यादा खपत की गई है, जो व्यय किया गया, खर्च किया गया भाई सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा इतना खर्च किया गया भाई सबसे ज़्यादा ऊर्जा पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो। अब 19वां सवाल का राइट बताएंगे भाई। अच्छा सवाल है भाई। राज्य में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत बीमित मतलब बीमार पशु, बीमित का मतलब बीमार पशु में मौत होने पर कितना मुआवजा दिया जाता है भाई, ये आपको बताना भाई। 19वें का राइट बता दो। तो सी ऑप्शन को राइट करेंगे, 40,000 मुआवजा दिया जाता है। सी ऑप्शन को राइट बताना भाई। कितना मुआवजा दिया जाएगा, 40,000 का मुआवजा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सरकार आपको इतना मुआवजा दे रही है भाई, 40,000 रुपये दे रही है भाई। जो बीमार पशु रहते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, तो कामधेनु जो से जुड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से, उनको ये लाभ मिलेगा भाई। तो सरकार भाई लाभ तो दे रही है आपको, पशुपालन में भी लाभ तो दे रही है। एलएसए के लिए ये सवाल अच्छा था भाई, आ सकता है, ऐसा नहीं कि एलएसए वाले जो योजनाओं से संबंधित रिलेटेड सवाल रहते हैं 2-3 सवाल आएंगे भाई। एलएसए वाले ध्यानपूर्वक देख लेना ये सवाल को।
स्क्रीनशॉट भी खींच लेना जो भी नहीं आ रहा तो आपको, कि राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण प्रोत्साहन समारोह में प्रतिवर्ष आयोजित किया गया भाई। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रोत्साहन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है ये आपको बताना है। शब्द का राइट बता दो। तो 14 दिसंबर के दिन ही राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह वर्ष आयोजित किया जाता है। इस दिन को 14 दिसंबर को। अच्छा सवाल था। अब 21वें सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये भाई हिस्ट्री से सवाल आ गया भाई। हिस्ट्री से सवाल आया भाई कि आहट सभ्यता का में असत्य कथन को बताना है। कौन सा संदर्भ है जो असत्य कथन है भाई आहट सभ्यता के अंदर। आहट सभ्यता वैसे उदयपुर के अंदर है भाई, उदयपुर के अंदर है। कौन सा असंगत है ये आपको बता देना भाई। तो यहाँ पर अनाज भरने के मर्द बांड पात्र गोरे व कोठे मिले, ये तो राइट होगा, पहला तो राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल है। और ठस स्थल में सर्वप्रथम उत्खनन एवं 1953 में अक्षयकृति व्यास ने किया, ये भी राइट है, क्योंकि अक्षयकृति व्यास ने राजस्थान आहट सभ्यता का जो खनन किया था उस समय सर्वप्रथम खोज करता थे, उत्खनन करता, वो भी कह सकते हैं। और आहट सभ्यता में आहट नदी के ऊपर बसा हुआ है जो उदयपुर के अंदर, ये भी सही है। और राजस्थान के चित्तौड़ जिले में, ये गलत है क्योंकि आहट तो भाई उदयपुर में, तो केवल डी राइट होगा। डी मतलब असंगत होगा, ये तीनों राइट होंगे, तीनों राइट होंगे। डी असंगत होगा। असंगत पूछा है तो असंगत बता देना भाई। तो क्योंकि ये उदयपुर में नहीं है, अरे चित्तौड़ में नहीं है, उदयपुर में, तो ये डी को राइट करेंगे। अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल आजकल पूछते हैं, कथन कारक के सवाल पूछते हैं, क्योंकि नॉर्मल सवाल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कथन कारक होता है उसमें अड़ जाते हैं, मतलब कोई न कोई गलती कर लेते हैं तो वो सवाल गलत हो जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया भाई। नौकरशाही का गठन किसने किया था भाई। ऐसा कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसने नौकरशाही, उस समय भाई नौकरशाही व्यवस्था चलाई थी, नौकरियां दी थी भाई। नौकरशाही का अर्थ ये है कि नौकर को नौकरियां वगैरह दी है भाई, लोगों को नौकरियां दी है, नौकरशाही व्यवस्था चलाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। 22वें का राइट बताओ। जयत्र सिंह होगा या अल्लट होगा। अल्लट होगा भाई, अल्लट हो जाएगा। अल्लट के द्वारा ही चलाई गई थी नौकरशाही व्यवस्था। अच्छा सवाल था भाई। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ही बहुत ही शानदार पीरे सवाल है भाई। अच्छा सवाल है कि खेजड़ियाली घटना समय के रूप में मारवाड़ के शासक कौन थे भाई। खेजड़ियाली की जब घटना हुई उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, ये आपको बताना भाई, ये आपको बता देना भाई। अच्छा सवाल है। तो अभय सिंह थे। ये 1730 या 1731 के आसपास की घटना है। उस समय अभय सिंह ने लगभग 363 लोगों की शहीद हो गए थे खेजड़ियाली हत्याकांड के रूप में, जिसमें अमरता देवी जो बिश्नोई थी उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और उनके नेतृत्व में खेजड़ियाली आंदोलन हुआ और 12 सितंबर के दिन खेजड़ियाली दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जोधपुर के अंदर खेजड़ियाली गाँव स्थित है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है भाई। खेजड़ियाली घटना के समय अभय सिंह थे जो शासक था, जिनके द्वारा ही शहीद हो गए थे 363 लोग, जिसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, शामिल थे भाई। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ये भी अच्छा सवाल है कि जहांगीर ने बीकानेर के किस शासक को 5000 मनसबदार वगैरह वो प्रदान किए थे भाई। मनसबदार होते थे उस समय, घोड़े भी दिए जाते थे या कुछ भी और मनसबदार वगैरह दिए जाते, तो वो उस समय जहांगीर ने बीकानेर के कौन से शासक थे उनको दिए थे, ये आपको बताना भाई। जहांगीर ने दिए थे बीकानेर के शासक कौन थे, जल्दी से देख के बताओ भाई। 24वें का राइट बता दो। तो बी ऑप्शन होगा राय सिंह। राय सिंह को दिए थे भाई मनसबदार, 5000 मनसबदार प्रदान किए थे भाई राय सिंह को। अच्छा सवाल था। अब 25वें का राइट बताएंगे, तमाम विद्यार्थी 25वें का राइट बता देंगे। बहुत ही अच्छे सवाल आ रहे हैं भाई, आपको भी लगता होगा भाई ये बहुत ही अच्छे सवाल आ गए, सर बहुत ही अपने लिए मेहनत करें, तो अपन भी क्यों ना सर का भाई चैनल को सब्सक्राइबर कर दे और अपने साथियों को भी बता दे, ताकि अपना भी भला हो। वो कहते हैं कर भला तो हो भला, मतलब आप किसी का भला करोगे तभी आपका भला होगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि जी आप किसी को बताते नहीं और इस चैनल के बारे में, तो आपके लिए भाई हम अपन रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, दिन और रात आपके लिए खप रहे हैं। तो आपको इतना तो करना है भाई सर के लिए, क्योंकि एक चैनल को सब्सक्राइबर कर देते हो तो हमारे अंदर क्या होती है कि वो एनर्जी आती है जो आपके लिए रेगुलर मेहनत करने के लिए दिन और रात एक करते हैं। तो आपको एक काम करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइबर करना है।
पहला तो काम ये कर लेना और बाकी अपने साथियों के साथ बता सको तो बता देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो भाई मेहनत करके पढ़ लेना और आप कोई मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे भाई। अब 25वें का राइट बताएंगे भाई। अब मात्र पीछे 25 सवाल रहे, आधे कर लिए, आधे अब पीछे रहे। 50 सवाल पर अपनी क्लास खत्म करेंगे, इससे पहले क्लास खत्म नहीं करेंगे भाई। पूरे सवाल करवाएंगे आज आपको, पूरे सवाल करवा देंगे। गुर्जर प्रतिहार के शासक जो हरिश्चंद्र की राजधानी थी भाई, उसके समय शासक थे। गुर्जर प्रतिहार के शासक हरिश्चंद्र के समय राजधानी कौन सी थी, ये आपको बता देना भाई। अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है। मंडोर राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार के समय जब हरिश्चंद्र थे उस समय कौन सी राजधानी थी, तो मंडोर राजधानी थी भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, फर्स्ट को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अब सभी से सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे कि दल पुंगल की उपाधि किस स्वान शासक ने धारण की। दल पुंगल की उपाधि किस स्वान शासक ने धारण की थी, शासक का नाम बताना है। अच्छा सवाल है भाई, दल पुंगल तो आया हुआ सवाल है भाई। 26वें का राइट बता दो, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। पृथ्वीराज कौन था, पृथ्वीराज ने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। स्वान शासक था पृथ्वीराज स्वान था भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बताओ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आमेर का कौन सा शासक जो ब्रजनिधि उपनाम से काव्य रचना करता था। आमेर का कौन सा शासक था जो ब्रजनीति उपनाम से अपनी काव्य रचनाओं को करता था भाई, ये आपको बताना है भाई। अच्छा सवाल है। तो सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा भाई, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। वही थे जिनके द्वारा ब्रजनीति के नाम से जाने जाते थे, सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। अच्छा सवाल है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 28वां सवाल क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ के रियासत में कौन से शासक थे भाई। मारवाड़ रियासत के कौन से शासक थे 1857 की क्रांति के समय, जल्दी से देख के बताओ भाई। 28वें का राइट बताओ। तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। आप कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, कमेंट नहीं करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो आंसर देगा और सबसे ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्लास के एंड में लिखेगा कि मेरे सर 50 में से 45 हो गए, तो उसको भाई बहुत ही शानदार, क्योंकि उनका एक प्रयास है कि क्लास के अंदर पूरी फोकस के साथ बैठ रहे हैं और सभी आंसर को राइट कर रहे हैं, तो उसका मतलब पूरी क्लास को अच्छे से देख रहे हैं, तो वो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। और आप कमेंट नहीं करोगे, फिर कहोगे कि सर हमारे इतने सवाल सही हो गए, इतने सवाल सही हो गए। मतलब आपको आने चाहिए, सवाल आएंगे तभी आपका कहीं कहीं आपको अंदर वो मोटिवेट रहेगा भाई कि हमारे को अच्छी तैयारी चल रही है। नहीं तो आप वैसे उत्तर बता रहे हो, जा रहे हो, क्लास में आ रहे हो, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप क्लास में प्रतिदिन जुड़ा करें और रेगुलर क्लास को पूरी देख रहे हो तो पूरी देखना है, नहीं तो फिर आधी दूरी से मतलब नहीं है। अब 28वें का राइट बताओ। 28वें का सभी बच्चे राइट बता दो। तो सी ऑप्शन होगा कि महाराजा तखत सिंह, जो जोधपुर के शासक थे भाई। महाराजा तखत सिंह जो 1857 की क्रांति के समय थे, मारवाड़ के शासक। अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब 29वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 29वां सवाल क्या कह रहा भाई कि कांडना कांड राजस्थान के किस रियासत में भाई। कांडना कांड हुआ जो राजस्थान के किस रियासत में हुआ, आपको रियासत बता देनी भाई। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर, जल्दी से देख के बताओ। तो बी ऑप्शन राइट करेंगे भाई। ये तो अच्छा सवाल, सिंपल सवाल है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि बीकानेर ही हो जाएगा भाई। कांडना कांड बीकानेर के अंदर हुआ था, बीकानेर रियासत। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध है भाई। मोतीलाल तेजावत थे, उनका संबंध किससे भाई, ये आपको बता देना भाई। 30वें का राइट बता दो। 30वें का सही आंसर बताओ। तो मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही आंदोलन से था। भीलों के मसीहा के रूप में भी इसे जाना जाता है, मोतीलाल तेजावत को। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल। अब 31वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मात्र 20 सवाल रहे हैं। हिम्मत रखना तो पूरे सवाल कर लेंगे, और आपने हिम्मत हार ली कि अभी क्लास को छोड़ देते हैं, कोई नहीं आधी क्लास ले लेते हैं, तो फिर क्या है कि आपको पढ़ने में वो मज़ा नहीं आएगा जितना आप लेना चाहते हो। इसलिए क्लास को पूरी देख लेना, देख रहे हो तो पूरी देखना। अब 31वें सवाल का आंसर बताओ। आंसर बताओ पहले तो
कि भंवरलाल सराफ किस प्रजामंडल से स्थापित थे। भंवरलाल सराफ जो कौन से प्रजामंडल से स्थापित किया या कौन से प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। वैसे अध्यक्ष थे वैसे भंवरलाल सराफ तो कौन से प्रजामंडल से थे भाई, ये आपको बता देना भाई। अच्छा सवाल है, 31वें का राइट बता दो। तो मारवाड़ प्रजामंडल के थे भाई, मारवाड़ प्रजामंडल था जोधपुर का, वहाँ के प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। अच्छा सवाल था। अब 32वें सवाल की ओर आगे बढ़ देना। 32वें सवाल का राइट बताओ। 32वां सवाल क्या कह रहा है कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी भाई। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, ये आपको बता देना भाई। 32वें का राइट बता दो भाई। सिंपल सा सवाल है, गलत नहीं बताना। सिंपल सवाल कभी गलत नहीं बता दो कि हार्ड तो केवल गलत हो जाए वो भी सीखने को मिल जाएगा, लेकिन सिंपल सवाल गलत हो गया तो आपको एक अंदर से डीमोनेटाइज हो जाओगे आप। तो फर्स्ट ऑप्शन को राइट करेंगे, अलवर राइट हो जाएगा भाई। अलवर को राइट कर देंगे, अलवर राइट हो जाएगा भाई। अच्छा सवाल था। 33वें का राइट बता दो। 33वें का राइट बता दो कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि और तो दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है। सभी दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन ये एक बख्तरबंद है, ये बहुत ही मजबूत है और ये चारों ओर से मतलब बहुत ही सुरक्षित है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में बताया। ये तो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। 33वें सवाल का सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे। रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा भाई। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, उसके बारे में भी बताया गया। ये कहावत भाई अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में बताई। अच्छा सवाल था ना। अब देख लो अगले सवाल की आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, 34वां सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, कथन के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना भाई। तो करणी माता का मेला जो चैत्र और आश्विन की नवरात्रा को लगता है भाई, ये क्या राइट है, जल्दी से देख के बताओ। राइट है, राइट है तो आपको टिक बताना कि तीनों ही राइट है या दोनों राइट है, कौन सा राइट है ये आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना है। दूसरा क्या बताया जा रहा है कि साक्षू में भरने वाला शीतला माता का मेला जो बैलगाड़ी मेले के रूप में जाना जाता है, ये राइट है। अब तीसरा क्या कह रहा है कि केवला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, ये राइट है क्या, जल्दी से देख के बताओ। 34वें का क्या है, तो 34वें का तीनों ही राइट हो रहे हैं, तीनों ही राइट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी को राइट करेंगे, डी फॉर द डाकू, डी इज द राइट। सभी सवाल राइट है, पहला ही सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चैत्र शुक्ल अष्टमी है भाई केवला देवी। अब 35वें सवाल का राइट बताओ। 35वें का राइट बता दो। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान के विभिन्न समय में निम्नलिखित त्योहार कौन सा मनाया जाता है। राजस्थान के मतलब समय के अनुसार आपको बताना है कि पहले सबसे पहले कौन सा मनाया जाता है, उसके बाद में कौन सा मनाया जाता है, इस प्रकार से आपको बताना है। समय के अकॉर्डिंग त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं ये आपको बता देना भाई। 35वें का राइट बता देंगे। तो पहले तो मनाते हैं अक्षय तृतीया को, उसके बाद बनाते हैं जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं बस बारस को और उसके बाद बनाते हैं करवा चौथ को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठ रहा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, मतलब फर्स्ट ही राइट बैठ रहा है, फर्स्ट ही राइट बैठ रहा है। फर्स्ट इसका राइट है, बाकी गलत है, फर्स्ट इसका राइट होगा। ध्यानपूर्वक देख लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट भी खींच लेंगे, जिसको भी खींचना है स्क्रीनशॉट भी खींच लेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि पाबूजी के बारे में कौन सा असत्य कथन है। पाबूजी के बारे में कौन सा असत्य कथन है कि पाबूजी का जन्म बुंडेल गांव में हुआ था भाई। जल्दी से देख के बताओ, बुंडेल गांव में हुआ था ना पाबूजी का जन्म। सी ऑप्शन को देख लो, राइट क्या होगा भाई। अरे 36वें का राइट क्या होगा, जल्दी से देख के बता दो, जल्दी से देख के बताओ 36वें का राइट क्या होगा। दूसरा, ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। तीसरा क्या कह रहा है कि पाबूजी का प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला और अश्वई के रूप में प्रचलित है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, जल्दी से देख के बताओ। पाबूजी बुंडेल गांव जोधपुर में सही है ये कथन। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी से देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से देख के बताओ।
36वें का क्या होगा? सी ऑप्शन, केवल फर्स्ट ही राइट हो रहा है। असत्य कथन केवल फर्स्ट है, केवल ये असत्य कथन है, बाकी दोनों सही है। ये दोनों सही है, पहला ही गलत हो रहा है, पहला ही गलत हो रहा है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? ये भी अच्छा सवाल है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास किस नृत्य की पहचान दिलाई? भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास द्वारा किस नृत्य की पहचान दिलाई है भाई? 37वें का राइट बता दो सभी बच्चे, 37वें का राइट बता दो। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ढोल। ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई है जय नारायण व्यास ने। अच्छा सवाल था भाई। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई कि किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? 38वें का राइट बता दो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सीताराम, मारध्वज या मयूर ध्वज या निहाल चंद। मयूर ध्वज, सीताराम और निहाल चंद। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। 38वें का सी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे सी को राइट कर देंगे। अब 39वें का राइट बता दो। 39वें का राइट बता दो कि दांतों में सोने के पत्थर को खोल के रूप में चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है भाई? जो दांत के ऊपर खोल की परत चढ़ाई जाती है उस परत को क्या कहते हैं भाई? जो दांत के अंदर लगती है भाई। तो बी ऑप्शन रखन हो जाएगा भाई। गलत नहीं बताना, सूप नहीं बताओगे, रखन होगा, रखन। सोने की परत बोला है तो आपको रखन करना है भाई। सूप भी वैसे दांत का आभूषण है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अब मात्र 10 सवाल रहे हैं, कोई नहीं, आराम से कर लेंगे भाई। धीरे से देख लेना भाई, पूरे सवाल देखना, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 40वें का राइट बता दो पहले तो। कौन कौन से लोक देवियां पूछा है और मुख्य स्थल पूछा है। तो आवड़ माता कहाँ की है? जल्दी से देख के बताओ, आवड़ माता कहाँ की है? तो पहले का दूसरा होगा कि आवड़ माता, तो भाई आवड़ माता स्वांगिया माता सुगन सीढ़ी के नाम से वो जैसलमेर की है लोक देवी। तो पहले का था दूसरा हो जाएगा। अच्छा है सवाल है। और घेवर माता कहाँ का होगा? घेवर माता राजसमंद हो जाएगा। और बाण माता हो जाएगी चित्तौड़ की। और ज्वाला माता हो जाएगी जयपुर की। देखो राइट हो गया ना भाई। कौन सा राइट बैठ रहा है भाई? दूसरा राइट बैठ रहा है, तो बी को राइट कर देंगे। दूसरा राइट है भाई। और ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी खींच लो, सभी राइट है। अच्छा सवाल था, मिलान करने का सुमिलित का सवाल था भाई। अब 41वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 41वां सवाल क्या कह रहा भाई कि कुर्जा, पीपली, रतन और राणो जैसे गीत किसके भाई? वो किस क्षेत्र के हैं? क्षेत्र विशेष का नाम बताना है। कुर्जा है, पीपली है, रतन है, राणो है, जैसे गीत किस क्षेत्र के है? क्षेत्र का नाम बता देना है। सभी प्यारे बच्चे आंसर को राइट बता देंगे, राइट बताएंगे भाई, आंसर को राइट बताना। ये मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत है भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही राइट कर देंगे, फर्स्ट ही इसका राइट होगा भाई। अच्छा सवाल था ना। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि तोरावटी, राजावटी और नागरसोल जैसी बोलियां की कौन सी उपबोली की है भाई? तोरावटी होगी, राजावटी होगी या नागरसोल नामक उपबोलियां किस बोली की है? ये आपको बताना है। जल्दी से देख के बताओ भाई, जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 42वें का राइट बता दो भाई। अरे हाँ, 42वें का ही राइट बताना। सी ऑप्शन होगा, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी राइट होगा भाई। अच्छा सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा भाई? अच्छा सवाल है ये भी कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में कौन सी पत्रिका जो प्रकाशित की? राजस्थान की भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की, ये बताना है। अच्छा सवाल है भाई। 43वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा मधुमती। मधुमती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब 44वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 44वां सवाल क्या कह रहा भाई कि मीणा जनजाति का मुखिया कौन होता है भाई? मीणा जनजाति के गांव का मुखिया कौन होता है? गांव का मुखिया बताया है आपको, जल्दी से देख के बताओ। तो पटेल होता है भाई, पटेल होता है। जो मीणा जनजाति के गांव का मुखिया कौन होता है? पटेल। ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अब 45वें सवाल की ओर राइट बढ़ेंगे। 45वां सवाल क्या कह रहा है और इसका राइट आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन के माध्यम से राइट आंसर बताओ, साथ साथ में आपको कमेंट भी करना है। सांसी के रूप में कौन से अवसर पर मनाई जाती है? सांसी, सांसी का जो त्यौहार होता है वो कौन से अवसर पर मनाया जाता है? 45वें का राइट बता दो।
तो सी ऑप्शन होगा, श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष के रूप में सांसी का त्यौहार मनाया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे तमाम बच्चे, ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। अच्छा सवाल है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाई पॉलिटी के 5 सवाल करेंगे भाई, वो भी अच्छे अच्छे पॉलिटी के सवाल है भाई। राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में बताओ, जल्दी से बताओ। देखो अनुच्छेद के बारे में आपको पहले भी बात की थी मैं कि अनुच्छेद के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ये देखो सवाल आया हुआ है, सवाल आ गया ना भाई कि किस अनुच्छेद के अंदर नियुक्ति होती है, पदयावधि होती है या शर्त है या पद कब होती है, शपथ कब देते हैं, ये सारी जानकारी आपको देनी है भाई अनुच्छेद के माध्यम से। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। ये अनुच्छेद बताना है, इधर प्रमुख नियुक्तियों के रूप में और इधर अनुच्छेद के बारे में। ये गलत था, कोई नहीं, इसको काट लिया मैंने। 46वें का देखो राइट बता दो भाई। तो सी ऑप्शन राइट बैठ रहा है, इसमें देख लो, आप सभी देख लेना, सी ऑप्शन राइट बैठ रहा है कि पहले का चौथा हो रहा है, पहले का चौथा हो रहा है, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में, राज्यपाल की नियुक्ति 1955 के अंदर। फिर राज्यपाल की पदयावधि, राज्यपाल की पदयावधि ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है कि अनुच्छेद 159 के अंदर। और फिर सी सही बैठ रहा, सी का थर्ड है तो राज्यपाल की पद एवं शर्तें अनुच्छेद 158 के अंदर। और फिर डी का दूसरा बैठ रहा है, तो डी का दूसरा बैठेगा तो बता देंगे भाई, लेकिन इसका फर्स्ट होगा क्योंकि राज्यपाल की पदयावधि पूछा है तो अनुच्छेद 156 करेंगे और राजस्थान की शपथ पूछ ले तो 59 कर देंगे। देखो आपको फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति होती है भाई अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 हो जाएगा, हो गया भाई, राइट करेंगे तमाम बच्चे। और फिर बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट हो गया देखो अनुच्छेद 156 में। और सी का थर्ड करेंगे, सी का थर्ड कर देंगे और डी का दूसरा कर देंगे। अब देख लो, अब राइट बैठ रहा है थर्ड राइट बैठ रहा है ना। अच्छा सवाल था भाई, अच्छा सवाल था, कोई नहीं, अपने अपने हिसाब से कर लिया, थोड़ी परेशानी हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, अब सही बैठ रहा है। अब ये स्क्रीनशॉट भी खींच लो और इसका राइट आंसर सी होगा। तमाम बच्चे देख लेना, तमाम बच्चे देख लेना। अब 47वां सवाल क्या कह रहा है, ये देखो क्या पूछ रहा है कि राज्य में मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। राजस्थान में जो मंत्री परिषद होता है उनकी अध्यक्षता कौन करता है, इसके बारे में बताना है। जल्दी से देख के बताओ, 47वें का राइट बता दो। तो बी ऑप्शन राइट होगा, मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। 47वां तमाम बच्चे बी आंसर राइट बताएंगे कि राज्य में मंत्री परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। अब 48वां का राइट बताएंगे। 48वां क्या कह रहा है सवाल कि राज्य में विधानसभा में सदस्यों को चुना जाता है। राजस्थान में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है भाई, किस प्रकार से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष मतदान के रूप में, खुला मतदान के रूप में, या एकल संक्रमणीय मतदान के रूप में, या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतदान के रूप में। अब जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी को ही राइट करेंगे भाई, डी को ही राइट करेंगे। ये भाई कंफ्यूज वाला सवाल है लेकिन आपको राइट आंसर बताना था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतदान के रूप में राजस्थान के विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है भाई। डी ऑप्शन राइट होगा। 48वें का डी बताएंगे। 49 का राइट बताओ भाई, 49 का राइट आंसर बताओ। अच्छा सवाल है कि विधानसभा में अनुच्छेद के तहत कौन से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसके बारे में बताना है। जल्दी से देख के बताओ भाई, राइट आंसर को टिक मार लो। तो जिला न्यायाधीशों के बारे में नियुक्ति कब दी जाती है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, फर्स्ट ही राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर 233 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। अब अगले सवाल की ओर, आज की क्लास का लास्ट सवाल आ गया भाई। पहले सवाल की ओर, पहले सवाल से चले थे, 50वां सवाल आ गया भाई, 50वां सवाल आ गया भाई कि राजस्थान में ग्राम सभा में बैठकों में एक वर्ष में कुल कितनी बैठकों को आयोजित करता है भाई। ग्राम सभा के अंदर राजस्थान में जो ग्राम सभा रहती है उसके अंदर बैठकें रहती है, एक वर्ष में कितनी बैठकों को आयोजित किया जाता है, इसके बारे में बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 4।
CR बैठ के ली जाती है भाई राजस्थान, अपने बैठ के जो ग्राम सभा रहती है उसके अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो ग्राम सभा रहती है उनमें बैठकों को CR बैठ के ली जाती है भाई ग्राम सभा के अंदर। सी ऑप्शन को राइट करेंगे। तमाम बच्चे गलत नहीं बताना, सी ऑप्शन को राइट कर देंगे। देखो अभी आपको एक जानकारी दे देते हैं भाई क्लास के एंड के अंदर। तो क्या बताया जा रहा है कि भाई कृषि प्रेषक और पशुधन सहायक जो भर्ती रहती है उसके बारे में अपनी क्लास रेगुलर रह रही है और 50 क्वेश्चन अपन प्रतिदिन कर रहे हैं। पशुपालन को भी ला रहे हैं और साथ साथ में राजस्थान जीके भी की क्लास लगा रहे हैं। और आप इस क्लास के माध्यम से सभी बच्चे जुड़े और राजस्थान के तमाम उन स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचाए जो फ्री में देखना चाहते हैं और आराम से मस्ती से पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाली है। तो आप भाई सभी से ये निवेदन है कि आज इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करो और अपने साथियों तक पहुंचाओ और अपने साथ रेगुलर जुड़ो, ताकि हमारा भी ये मोटिवेशन रहे कि आपके लिए प्रतिदिन नए से नए सिरे से क्लास लाए और अच्छे से अच्छे सवाल को और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए मेहनत दुगनी की जाए। तो आपका यही क्लास में जुड़ना और अपने साथियों को भी जोड़ना। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि पशुधन सहायक के लिए अपनी एक प्ले लिस्ट बन रखी है YouTube चैनल के माध्यम से। जो LSA की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतिदिन अपनी क्लास लगा रहे हैं और आप सभी उसके माध्यम से भी जुड़ जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अभी वीडियो को समाप्त करेंगे। अगली क्लास में जुड़ने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह के माध्यम से नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे आपको समय पर क्लास मिल जाती है, लेकिन आपको कभी कभार समय से भाई थोड़ी लेट हो जाए तो आपका नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके और आप क्लास में जुड़ सको। तो आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद।